नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला। दूसरी ओर हर्षवर्धन के विला पर अनाया हॉल में बैठे हुए टीवी देख रही थी और उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे और अपने पास के टेबल पर पड़े हुए लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई थी और कुछ फाइल्स भी पढ़ रही थी। तभी उसके कानों में किसी की कदमों की आहट आई। उसने तुरंत ऊपर देखा। उसे लगा हर्षवर्धन वापस आ गया होगा, क्योंकि इतने बड़े विला में वह अकेली थी। हालांकि बाहर सिक्योरिटी थी, लेकिन विला के अंदर तो हमेशा अकेले ही रहती थी। उन दोनों को अपनी जिंदगी में किसी और की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, इसलिए वह घर का ज्यादातर काम खुद ही कर लेते थे। तब नौकर पीछे से साफ सफाई करने आते थे, लेकिन जब वह घर में होते थे तो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। वही सामने अपनी सेक्रेटरी को देखकर अनाया उसे देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी रावत इंडस्ट्री में होना चाहिए। सेक्रेटरी बेला अनाया को ग्रिड करते हुए बोली, मास्टर, उसने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था मैं आपकी सेफ्टी का ध्यान रखूं। ये सुनकर अनाया नामे सिर हिलाते हैं, जैसे वह समझ गई कि हर्षवर्धन को उसकी चिंता हो रही है। वह बेला को देखते हुए पूछती है, क्या वहां पर सब कुछ ठीक हो गया या फिर कुछ अभी भी बाकी है? तो बेला गंभीर आवाज में बोली, मास्टर, सब कुछ ठीक हो गया और जो कुछ भी बचा था वह आपके कहीं मुताबिक मैंने करवा दिया है। ये सुनकर उसे देखते हुए सेक्रेटरी बेला उसके हाथ में भी एक फाइल रख देती है। अनाया गौर से उस फाइल को देखते हुए बोली, तुमने अच्छा काम किया। अब हर्षवर्धन को आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह फाइल वही थी जिसमें कई लाख बिलियन डॉलर के शेयर की खरीदारी के डॉक्यूमेंट थे। अनाया वो फाइल ऐसे देख रही थी जैसे वह पैसे उसके लिए बिल्कुल मामूली थे, इसलिए उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाए थे, कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। तभी उसके कानों में वापस कदमों की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर हर्षवर्धन खड़ा था, लेकिन उसके साथ 3 बॉक्स भी थे जो गार्ड्स ने पढ़कर खड़े थे। अनाया उसे देखते हुए बोली, ये सब कुछ क्या है हब्बी? ये सुन हर्षवर्धन उसके पास गया और उसके माथे को किस करते हुए बोला, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इतना बोलकर वह गार्ड को उन लोगों को खोलने को कहता है। जैसे ही वह डब्बे खुलते हैं, अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, रोबोट, नोबिता, शिजुका और डोरेमोन, ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तीनों तो मेरे पेंट हाउस में थे। हर्षवर्धन गौर से उन तीनों को देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, मुझे पता है अब तुम्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी में किसी इंसान की दखलंदाजी पसंद नहीं है, इसीलिए हमने कभी मेड नहीं रखी। लेकिन इन दिनों की बात अलग है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, और ये तीनों रॉबर तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना बोलकर वह उन तीनों रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करते ही वो तीनों आगे आए और अनाया को ग्रिड करते हुए बोले, मास्टर, अनाया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जाओ घर को सके कर लो ताकि तुम्हें आगे से काम करने में आसानी हो। तुम लोग जैसे मेरे पेट हाउस को मैनेज करते थे वैसे ही यहाँ पर मैनेज करोगे। यहाँ पर मैं और हर्षवर्धन दोनों रहेंगे, इसलिए हम दोनों के हिसाब से सारी चीज कर देना, और अगले कुछ दिनों में तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल करवा दूंगी ताकि तुम लोगों को काम करने में आसानी हो। ये सुन हर्षवर्धन बोला, बीवी, यह क्या चीज है? अनाया हर्षवर्धन को समझाते हुए बोली, मेरे पेट हाउस में खास तरह की डिजिटल फॉर्मेशन फिट की गई थी ताकि यह तीनों आराम से पूरे एरिया को स्कैन करके अपना काम कर सके। इसीलिए उस सिस्टम को हमें इस विला में भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा ताकि यह पूरे विला पर अपना कंट्रोल रख सके और किसी भी जगह से दूसरी जगह को स्कैन करके सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। हर्षवर्धन को ये सिस्टम बहुत ज्यादा पसंद आया। वह अनाया को देखते हुए बोला, ठीक है बीवी, तुम्हें जो भी चीज चाहिए मुझे बता दो, मैं मंगवा लूंगा। ये सुन अनाया बोली, नहीं हर्ष, ये भर मार्केट में भी मिलता। ये काफी एडवांस सिस्टम है, अभी इसे बाहर मार्केट में आने के लिए कुछ साल लग जाएगा। फिर वो बेला को देखकर बोली, बेला, तुम वर्चुअल सिस्टम को यहाँ लेकर आना और उस सिस्टम को रोबोट के साथ मर्ज कर देना। बेला भी ये सुनकर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। अनाया सामने देखते हुए रोबोट डोरेमोन से बोली, डोरेमोन, जाओ जाकर कुछ खाने को तैयार करो, मुझे भूख लगी है। डोरेमोन अभी जी मास्टर कह के जाने वाला था
तभी हर्षवर्धन बोला, रुको, कुकिंग करते हुए ध्यान रखना, तुम्हारी मास्टर प्रेग्नेंट है तो इसी हिसाब से खाना बनाना। तभी अनाया गंभीर आवाज में बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इन तीनों के उनके काम समझा दूंगी। तभी हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूँ। वह डोरेमोन की ओर इशारा करके बोला, आज से खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम हर वक्त मेडिकल जांच के मुताबिक अनाया को हेल्दी खाना देना है। फिर रॉबर्ट सुजुका की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, और आज से तुम 24 घंटे उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करोगी। वह खुद से अपना पानी का गिलास भी नहीं उठाएगी। तुम हर वक्त परछाई की तरह उसके साथ रहोगी, ताकि वह कहीं पर भी फिसल के ना गिरे या फिर किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। फिर वह रोबोट नोबिता की ओर देखकर बोला, आज से इसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई और तरह की सिक्योरिटी हो, तुम खास ध्यान दोगे कि अनाया की मेंटल हेल्थ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, और तुम हर वक्त उसकी सेफ्टी को पक्का करोगे। इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह तीनों रोबोट घर स्कैन करने के लिए चले गए, ताकि वह इस घर के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके। वही उनके जाने के बाद हर्षवर्धन अनाया को अपनी गोद में बिठाते हुए प्यार से बोला, अब बताओ कैसा महसूस कर रही हो, आज उल्टी तो नहीं हुई वापस। अनाया उसे देखते हुए प्यार से बोली, नहीं मिस्टर हस्बैंड, मैं ठीक हूँ, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जो तुम मेरा इस तरह से ध्यान रख रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हर्षवर्धन उसे देखते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हारा हर वक्त ऐसे ही ध्यान रखूंगा, और तुम खुद को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। अनाया हर्षवर्धन की बेचैनी को समझ पा रही थी, इसीलिए वह उसे आश्वासन देते हुए बोली, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अभी वो दिन नहीं आए हैं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसे कुछ याद आया, वह गंभीर आवाज में बोली, हर्ष बताओ मॉम डैड कैसे हैं। बेला ने बताया, वह जबरदस्ती उसे जगह से आए थे जहां मैंने उन्हें रखा था, तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुनकर हर्षवर्धन भी शांत आवाज में बोला, तुमने सही कहा, वह ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने सुलझा लिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब कंपनी के ज्यादातर चीजें ठीक हो चुकी है, और मेरी बीवी ने भी इतनी ज्यादा मदद की, तुमने इतनी ज्यादा फंड क्यों लगाए हैं। ये सुनकर अनाया उसे प्यार से देखते हुए बोली, कुछ खास नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि आगे चलकर कोई भी कंपनी पर किसी भी तरह की बुरी नजर रखे और तुम परेशान रहो। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, ऐसा नहीं है बीवी कि मैं इन सब चीजों को संभाल नहीं सकता था, मुझे बस ऐसा करना नहीं था। ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, मुझे पता है तुम्हारी और भी कई सारी आइडेंटिटी है, मुझे ये भी पता है तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, तुम्हारी अपनी वजह होगी कंपनी को अक्वायर न करने की, लेकिन मेरा मानना है जब तक मामला पैसों से सुलझ जाता है तब तक चीजों को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। ये सुनकर हर्षवर्धन हाँ में सीख हिला देता है, और अनाया ने जो कहा था वह सच भी था। हर्षवर्धन भी पूरी कंपनी टेक ओवर कर सकता था, उसके पास भी अनाया से कई गुना ज्यादा पैसे थे, वह दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमियों में आता था। लेकिन हर्षवर्धन को अपने परिवार के बारे में कुछ और सच्चाई भी जाननी थी, और अगर वह कंपनी एक्वायर कर लेता तो उसके दुश्मनों को उसे हटाना पड़ता है, और अगर ऐसा होता तो उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह नहीं मिलती। इसीलिए उसने सारी चीज इतनी जल्दबाजी में नहीं की, हालांकि उसके पास और भी तरीके थे, लेकिन वह चीजों को बस टाल रहा था। लेकिन अनाया के बाद से वह समझ गया कि अनाया आने वाले खतरों के बारे में बता रही थी, कि अगर उसने वक्त पर सारी चीज नहीं सुलझाई तो बार बार उस पर हमले होते, और अनाया ऐसा नहीं चाहती थी। वह मुस्कुराते हुए प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी बीवी, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो। ये सुनकर अनाया को भी हंसी आ गई, वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को चूमने लगे और अपना प्यार जताने लगे जैसे उनके आसपास कोई हो ही ना। और यह सच भी था, वह लोग सोफे पर ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। हालांकि हर्षवर्धन आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वह जी भरकर अनाया को प्यार कर रहा था, इसलिए अनाया और हर्षवर्धन दोनों ही बाहर की सारी टेंशन्स भूल गए, और थोड़ी ही देर में वह दोनों बेडरूम में थे, एक दूसरे को चूम रहे थे और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, और एक दूसरे से लिपटे हुए ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अनाया गहरी आवाज में बोल रही थी, हर्ष अब बस करो, मैं थक गई। तो हर्षवर्धन कह रहा था, हमारा बच्चा मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दे रहा जन।
तुम चिंता मत करो, बस 9 महीने की बात है। बाद में मैं तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगा। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए। अभी वहाँ का माहौल काफी खुशनुमा था। क्या रंग लाएगी इनकी प्यार की कहानी, और क्या कोई नई मुसीबत इंतजार कर रही है इनकी जिंदगी में। हेल विला में दूसरी ओर हर्षवर्धन के हेल विला के एक कमरे में काफी ज्यादा खतरनाक माहौल था, क्योंकि वहां पर जयेश रावत और पवन रावत को पकड़कर रखा हुआ था। वह दोनों ही डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही हर किसी को धमकाने की आदत थी। आज वह हर्षवर्धन के कब्जे में आ चुके थे और उन्हें पता था कि हर्षवर्धन कितना क्रूर आदमी है। वही सामने हर्षवर्धन अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पास ही अनाया बैठी हुई थी। दरअसल जब हर्षवर्धन को गार्ड्स ने रिपोर्ट करने के लिए फोन किया था, तब अनाया उसकी बाहों में बैठी थी और उसने पूरी बात सुनी की थी, और वो अभी जिद करके हेल मैंशन आ गई थी, जहां पर हर्षवर्धन अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता था। हालांकि हर्षवर्धन उसे अपने साथ लाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब से उसे अपने आने वाले बच्चों के बारे में पता चला था, वह नहीं चाहता था कि अनाया ऐसी कोई भी खून खराबे वाली चीजों में हिस्सा ले। लेकिन अनाया उससे अलग थी। अनाया की सोच थी कि वह अपने बच्चों को हर तरह का एक्सपीरियंस देना चाहती है। वह उसे दिल का साफ मगर उतना ही खूंखार बनाना चाहती है, ताकि यह बेदर्द दुनिया उसे कभी धोखा ना दे पाए और कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। वह इसीलिए जबरदस्ती हर्षवर्धन के साथ वहां गई और सामने कांच के दीवार के दूसरी ओर टॉर्चर हो रहे जयेश और पवन रावत को देख रही थी। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। हर्षवर्धन के इशारे से दीवार उठ गई और हल्की बेहोशी की हालत में वह दोनों ही अपने नजर उठाकर ऊपर देखते हैं, तो सामने हर्षवर्धन को देखकर अब वह दोनों ही डर से कांप रहे थे। जो पहले हर्षवर्धन को मारने के बारे में सोच रहे थे, अब उसकी एक नजर भरबसे अंदर तक डर चुके थे। जयेश रावत डर छुपाते हुए बोला, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है कानून किसी की हत्या की इजाजत नहीं देता, और भूलो मत मैं तुम्हारा चाचा हूँ, और वैसे भी तुम्हारी दादी यह सब कुछ नहीं होने देगी। ये सब कुछ गलत है। एक बार मॉम को पता चल गया तो वह हमें यहाँ से निकालने के लिए जरूर आएगी। पवन रावत के चेहरे पर भी एक उम्मीद थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह हर्षवर्धन की क्रूरता को जानता था। इसीलिए वह अपनी कांपती आवाज में पूछता है, तुम हमसे क्या चाहते हो और तुमने हमें क्यों पढ़ा है? हर्षवर्धन उसे देखते हुए डरावनी आवाज में पूछता है, क्या मैं तुम्हें कभी पूछा है कि तुम मुझे हर पल मारने की कोशिश क्यों करते हो, या फिर मुझसे दुश्मनी क्यों पाल रखी है? इसीलिए मुंह बंद रखो और इतने बेतुके सवाल पूछना बंद करो। हर्षवर्धन को गुस्सा होता देख पवन रावत चुप हो गया। तभी अनाया हर्षवर्धन के हाथ को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ हर्ष। तभी उन दोनों की नजरें उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी है। अनाया जो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, उसे देखकर पवन रावत के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। जाहिर सी बात है, अनाया पहले ही अविश्वसनीय सुंदर थी, यहाँ तो वह प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनाया ने अपने चेहरे को बदल लिया हो। पिछले कुछ वक्त से तो ये बदलाव हर्षवर्धन भी महसूस कर रहा था। उसे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अनाया के अंदर कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसे वह हर दिन पिछले दिन से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी थी। यहाँ तक कि उसके गाल पर जो डिंपल थे, वह डिंपल भी अब ज्यादा गहरे पड़ने लगे थे। उसके आसपास का ओरा भी हल्का हल्का बदलने लगा था, जैसे वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और यहाँ पर भी वही हुआ। वही सबसे पहले जयेश रावत होश में आते हुए पूछता है, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह, और तुम हर्षवर्धन के साथ क्या कर रही हो? वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह प्राउड आवाज में बोला, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, यह मेरी बीवी है अनाया हर्षवर्धन रावत। वही उसकी बात सुनकर वह दोनों बाप बेटे एक साथ बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी शादी हो गई है। अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो हमें जरूर पता चलता। तुम्हारी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, अब क्या मैं शादी भी तुम जैसे इंसान से पूछकर करूंगा कि मैं किसे पसंद करता हूँ या नहीं? मेरी शादी हो चुकी है, और वह भी काफी वक्त पहले। तकरीबन मेरी शादी को 2 साल होने को आए थे। और यह बात सच भी थी। बीते वक्त में काफी कुछ बदल चुका था। वही पवन रावत तो अभी भी एक तक अनाया को देख रहा था, जैसे वह उसकी खूबसूरती में अभी भी खोया हुआ हो। अनाया ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उसकी अपीयरेंस किसी बच्चे की तरह थी।
लेकिन उसके चेहरे का तेज उसके कपड़ों से मैच नहीं हो रहा था। वही हर्षवर्धन अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए बैठा था। किसी की नजरें अपनी बीवी पर महसूस करके हर्षवर्धन कठोर आवाज में बोला, लगता है पवन रावत को अपनी आंखें पसंद नहीं है, जो वह मेरी बीवी को घूर रहा है। ये सुनते ही पवन रावत एक पल के लिए डर गया। फिर वह कुछ याद करते हुए झूठी हिम्मत दिखाकर बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं अभी भी रावत खानदान का बेटा हूँ। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे कुछ वक्त कैद कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर अनाया उसकी ओर देखते हुए गहरी आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रावत खानदान के बेटे हो? ये सुनकर पवन रावत कॉन्फिडेंस आवाज में बोला, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। तभी अनाया हंसते हुए किसी शैतानी आवाज में बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो एक बार जरा यही बात अपने इस बाप से भी पूछ लो कि क्या तुम सच में रावत खानदान के बेटे हो। ये सुनकर पवन अपने पिता की ओर देखता है। वही जयेश रावत अनाया की पूरी बात सुनकर अपनी नजरें चुराने लगा, क्योंकि उसे अपने किसी राज के खुलने का एहसास हो रहा था। वह अनाया को झूठा साबित करने के लिए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, यह मेरा ही बेटा है। ये सुनकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी। तभी अनाया की नजरें जयेश रावत की नजरों से मिली। वह जानना चाहती थी कि जयेश रावत ने इतने सालों में क्या कुछ नहीं किया हर्षवर्धन के साथ। वही अनाया की हरकत को महसूस करके हर्षवर्धन को गुस्सा आया। वह जानता था कि जब भी अनाया किसी के दिमाग में घुसती थी या फिर किसी को हिप्नोटाइज करती थी तो वह काफी कमजोर हो जाती थी, क्योंकि ये दिमागी खेल था जिसमें उसकी बहुत ज्यादा मानसिक ताकत खर्च होती थी। और इसी वजह से वह नहीं चाहता था कि प्रेगनेंसी की हालत में वह ऐसा कुछ करे। इसीलिए उसकी पकड़ अनाया के हाथ पर कस गई थी। अनाया भी उसका डर महसूस कर रही थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। तभी बौखलाया हुआ जयेश रावत अनाया पर झपटा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की। वही उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आया। उसने तुरंत एक लात मारी जिसे वो दूर गिरा और एक झटके में अनाया को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर किसी राजा की तरह रौबदार आवाज में बोला, खबरदार अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। उद्धरण चिन्ह। उसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम सच में एक गंदे नाली के कीड़े हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अनाया को भी उसकी इतनी तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह खुद को शांत करते हुए गुस्सैल नजरों से उसे देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने बचपन से आज तक अपनी जिंदगी में कोई सही काम नहीं किया। बचपन में तुमने हर्षवर्धन के डेड को हर पल नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम उसके साथ अच्छे बनने की एक्टिंग करते थे और पीठ पीछे साजिश रचते थे। तुमने बचपन में ही कई बार उन्हें मारने की कोशिश की। तुमने उन्हें एक बार पुल में गिरा दिया, एक बार गाड़ी के ब्रेक फेल करके उसमें बिठा दिया। तुमने ऐसी कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि बिजनेस में भी उन्हें कई बार नीचे गिराने की कोशिश की। वो हर बार तुम नाकामयाब रहे। आखिर में तुमने उनकी बीवी को अपने लिए हासिल करने की भी कोशिश की, तुम उसमें भी नाकामयाब रहे। इसीलिए तुमने उसे भी मरवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि तुम इतने घटिया आदमी हो कि तुमने अपने ही बेटे को बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डाल दिया और किसी और को सड़क से उठाकर अपना बेटा बना लिया, ताकि वह हर पल दुनिया के सामने रावत खानदान का बेटा बना रहे और हर किसी की दुश्मनी उस पर हो। यहाँ तक कि तुमने तो सिंपैथी हासिल करने के लिए 3 बार अपने ही बेटे को मरवाने की कोशिश की, जिसमें वह बार बार बचा। और यही वजह है कि उसकी एक आंख भी खराब हो चुकी है। तुम यहाँ तक भी नहीं रुके, तुमने तो हर्षवर्धन को बचपन में ही जहर दे दिया था। ये सुन हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी तुम कब की बात कर रहे हो? तो अनाया गहरी आवाज में बोली, जब तुम छोटे थे तभी तुम्हें जहर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरी मॉम को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही तुम्हें डिटॉक्सिफाई कर दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी डाल दी थी, इसीलिए ज्यादातर जहर अब तुम्हारे शरीर पर असर नहीं करते। ये बात अनाया को सीमा रावत ने बताई थी। वही यह सुनकर जयेश रावत गुस्से में बोला, तो वह तुम्हारी माँ थी जिसने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मैं बचपन में ही सोचता था कि यह अभी तक जिंदा कैसे हैं, उसे तभी मर जाना चाहिए था। क्या जयेश और पवन निकल पाएंगे हर्षवर्धन की कैद से? और क्या आगे भी कोई नया राज खुलने वाला है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।